नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी क्लास 9 की हिंदी रामायण के परिपूरक पाठ वैचित्रमय असम से 11 जनगोष्ठियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को। 11 असम की एक प्राचीन जनगोष्ठी है। असम की पुरातन जनगोष्ठियों में एक है गारो। इस जनगोष्ठी के कुछ लोग खुद को बृहत मंगोलीय मूल के मानते हैं। इस जनगोष्ठी के कुछ लोग हैं जो खुद को अपने को बृहत मंगोलीय जाति जो बृहत है उस मंगोलीय मूल के मतलब उनके जड़ के मानते हैं। भाषा की दृष्टि से गारो इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बत बर्मी बोरो भाषा मूल के लोग हैं। भाषा की दृष्टि से गारो लोग तिब्बत बर्मी मतलब बोरो भाषा मूल के लोग हैं। वर्तमान में इस जनगोष्ठी के लोग पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर पूर्वांचल के प्राय सभी राज्यों में फैले होने के अलावा, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड के सभी राज्यों में फैले होने के अलावा बांग्लादेश के कई स्थानों पर भी इस जनगोष्ठी के लोग रहते हैं। और बांग्लादेश के कई स्थानों पर भी इस जनगोष्ठी के लोग मिलते हैं व रहते हैं। वासस्थान और भाषा की दृष्टि से गारो लोग को आम्बेंग, मात्सी, माताबेंग, गारागांसी, दुबाल, रुगा और मेगाम उपजनगोष्ठियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब वासस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन गारो लोगों को बहुत सारे सबऑर्डिनेट समुदाय में, सबऑर्डिनेट जनगोष्ठियों में, सब जनगोष्ठियों में विभक्त किया गया है, जिनमें से आम्बेंग, मात्सी, माताबेंग, गारागांसी, दुबाल, रुगा, मेगाम हैं आदि है। किंवदंतियों के अनुसार मतलब कुछ लेजेंडों के अनुसार गारो लोग के जो पूर्वज थे, जो उनके पहले के जो लोग थे वो थोरुआ नामक स्थान पर रहते थे। थोरुआ एक जगह का नाम है, तिब्बत के एक जगह का नाम है थोरुआ। उधर के रहने वाले लोग थे। एक बार अकाल पड़ने के कारण, एक बार अकाल पड़ा था मतलब दुर्भिक्ष पड़ा था, इसके कारण जाफ्फा, जालिम्फा, चुकफा, बंगीफा और बिजिंगफा आदि की अगुवाई में, इन सब छोटे छोटे जनगोष्ठियों के अगुवाई में इस स्थान को छोड़कर, उस थरुआ स्थान को छोड़कर हिमालय पर्वत पार कर, वो लोग हिमालय पर्वत को पार कर कोच बिहार आ गए। कोच बिहार असम की जो जगह है उधर में वो लोग आ गए और वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहे और उधर में वो लोग काफ़ी लंबी समय तक रहे भी। लेकिन वहाँ से असम आने के समय, लेकिन उस जगह से थरुआ से असम आने के समय उन्हें छोटे छोटे राज्यों जैसे धुबरी, बिजनी के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा। धुबरी, बिजनी के राजाओं के साथ भी उनको युद्ध करना पड़ा। हिमालय पहाड़ पार कर जब वो कुच बिहार में आए थे तो उसमें आते वक्त उन लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के साथ लड़ाई भी करना पड़ा। अंत में राजा अमरासन, उनमें से उनके झुंड का ही एक व्यक्ति अमरासन ने हावड़ा घाट में अपनी राजधानी बनवाई है। अमरासन ने हावड़ा घाट में एक राजधानी बनवाई और इसके पास के इलाकों को अपने राज्यों में मिला लिया और इनके आसपास जो क्षेत्र था, जो इलाका था, उनको भी अपने राज्यों में मिला लिया। दूसरी ओर कुछ एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग स्थानों में की ओर चले गए और उस छोटे छोटे जनगोष्ठियों जो तिब्बत से आए थे उनमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग राज्यों में चले गए, अलग अलग राज्यों को अपनाना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरे को छोड़कर अलग हो गए। एक समूह गारो पहाड़ तो दूसरा समूह बांग्लादेश जाकर रहने लगा। एक समूह गारो पहाड़ में जाकर रहने लगा और दूसरा समूह बांग्लादेश में जाकर रहने लगा। जहाँ तक धार्मिक आस्था की बात है और धर्म की बात है तो गारो लोग के पूर्वज पूजा अर्चना करते थे। वो लोग पूर्वज जो है वो हिंदू संप्रदाय को मानते थे, हैं, हिंदू धर्मावलंबी थे। वो लोग पूजा अर्चना करते थे। पूजा करने वालों को गारो लोग संसारक कहते थे। पूजा करने वाले जो गारो लोग थे उनको संसारक कहते थे। इनके देवी देवता थे, उनके नाम हैं चालजोंग, गवेरा, खालखामे, आसीमा, डिंगसीमा, सुसीमे आदि। इनके देवी देवताओं का नाम है ये। देवी देवताओं की पूजा में पालतू पशुओं की बलि दी जाती थी। पालतू पशु मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं, ऐसे पशुओं की बलि दी जाती थी उनके देवी देवताओं की पूजाओं में। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गारो लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गारो लोगों ने ईसाई धर्म को, ख्रिस्ट धर्म को अपनाना शुरू किया
और पूजा अर्चना की परंपरा खत्म होने लगी और पूजा अर्चना की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वो खत्म हो गया था। कालांतर में गारो लोग का मुख्य उत्सव उबानगा लाउ भी विलुप्त हो गया और कालांतर में समय के परिवर्तित होने के कारण, समय चलने के कारण उनका जो मुख्य उत्सव था, गारो लोगों का जो मुख्य उत्सव था उबानगा लाउ, वो भी विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। गारो लोगों के वाद्य यंत्र में ठामाग्राम ढोल, ठामाग्राम को ढोल कहते हैं, गगोना, भैंस की सींग से निर्मित बांस की पाइप लगी बांसुरी, भैंस की सींग से और उसमें बांस की पाइप लगाकर एक बांसुरी बजाया जाता है। इसके अलावा रंग बिरंगे पोशाक पहनते थे, वो लोग रंग बिरंगे पोशाक भी पहनते थे, कपड़े पहनते थे, लेकिन वे कपड़े घुटनों के ऊपर तक ही पहनते थे। वो लोग कपड़े जो पहनते थे वो घुटनों के ऊपर ही रहता था, घुटनों के नीचे, अपने नी के ऊपर रहता था, नी के नीचे नहीं जाता था। वर्तमान में गारो महिलाएं दागाबंदा, दाक्षारी, चुनी आदि पहनती है। वर्तमान के गारो के जो महिलाएं हैं वो लोग दागाबंदा, दाक्षारी, चुनी आदि पहनते थे, ये उनके कपड़ों के नाम हैं, ये सब वो पहनते थे। सामाजिक रूप से गारो परिवार का गठन माँ से शुरू होता है। सामाजिक रूप में गारो परिवार का जो गठन होता है वो माँ से शुरू होता है। एक से अधिक परिवार या लोगों के बीच एक महारी बनता है। एक से अधिक परिवार या लोगों के बीच एक महारी बनाया जाता है। परंपरागत रूप से गारो लोगों का आनुवंशिक महारी अर्थात उपाधि के अलावा, महारी एक उपाधि है उनके, इसके अलावा अतिरिक्त उपाधि भी होती है और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी उपाधियाँ होते हैं। उदाहरण स्वरूप आगंतुक महारी, उस महारी सिर्फ महारी नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी उपाधियाँ दिया जाता है। उसमें है आगंतुक महारी, एक व्यक्ति को अपने नाम के साथ सांगमा लिखना पड़ता है और एक व्यक्ति को, गारो लोगों के संप्रदाय के एक व्यक्ति को अपने नाम के साथ सांगमा लिखना पड़ता है, या कुछ लोग केवल सांगमा ही लिखते हैं या कुछ लोग केवल सांगमा ही लिखते हैं। गारो समाज में महारी को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि दो अलग अलग स्थानों या दो अलग अलग देशों के होने के बावजूद एक ही महारी या उपाधि के लोग के बीच वैवाहिक संबंध निषिद्ध है। मतलब महारी को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कि वो अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, तब भी महारी उपाधि वाले व्यक्ति एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं, ये निषिद्ध है, क्योंकि उन्हें एक ही गोत्र का माना जाता है, क्योंकि उनमें एक ही गोत्र होता है, एक ही मूल के हैं, इसलिए उनको ये विवाह निषिद्ध माना जाता है, नहीं करने दिया जाता है। प्राचीन काल में पहाड़ी गारो युवाओं की शिक्षा के प्रमुख केंद्रों नोकपन थे या डेकाचांग थे। प्राचीन काल में पहाड़ी गारो युवाओं के लिए शिक्षा के प्रमुख केंद्रों, शिक्षा देने वाले प्रमुख केंद्रों में से एक स्थान में से एक था नोकपान थे, डेकाचांग थे। यहाँ गांव के सभी युवक एकत्र होकर बांस, बेत आदि विभिन्न हस्तकला, वाद्य यंत्र बजाने, खेलकूद आदि सीखते थे। उस जगह पे, उस शिक्षा केंद्र में वो लोग बांस, बेत आदि विभिन्न हस्तकला के काम, मतलब बांस बेतों से जो भी चीज़ बनाया जाता है ऐसे काम वो करते थे। वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब ढोल, मृदंग, ये सब वो लोग बजाते थे। उनके जो वाद्य यंत्र हो वो बजाते थे, मैंने जो नाम लिया है वो नहीं। खेल कूद आदि सीखते थे, उधर में वो लोग, उन लोगों को खेल कूद भी सिखाया जाता था। ये काम एक बड़े भाई द्वारा परिचालित किया जाते हैं और ये काम एक बड़ा भाई, उनके झुंड का एक बड़ा भाई, उनके द्वारा परिचालित किया जाता है। स्वभाव से गारो लोग गुस्सैल और उग्र होते हैं। गारो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल और उग्र प्रजाति के होते हैं और हर वक्त लड़ाई के लिए उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि पड़ोसी राजा उन पर शासन नहीं कर पाए और इसी कारण से ही पड़ोसी मुल्क के कोई भी राजा उनके ऊपर शासन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने दमन नीति के बदले मिशनरियों की मदद से धर्म प्रचार का सहारा लिया और यहाँ तक कि ब्रिटिश लोग भी उनसे डरते थे और इसलिए उन लोगों को दमन करने, मतलब उनको हराने के सिवाय, उनको हराने के बजाय उनको धर्म प्रचार का सहारा लिया और धर्म प्रचार का उन लोगों ने सहारा लिया, क्योंकि ब्रिटिश वाले भी क्रिश्चियन थे, वो लोग भी ख्रिस्ट धर्म को अपना लिए थे। ये सहारा उन लोगों ने लिया। जगह जगह पर गिरजाघर, उन लोगों ने, गारो लोगों के जगह जगह पर गिरजाघर मतलब चर्च, विद्यालय आदि की स्थापना कर मिशनरियों को मिशन संचालित करने दिया गया और मिशनरी जो लोग होते हैं, जो ख्रिस्ट धर्म के पादरी जो लोग होते हैं, उनको ये मिशन चलाने के लिए दिया। इसी तरह कह सकते हैं कि 19वीं सदी के प्रारंभ से गारो समुदाय के सामाजिक बदलाव शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही
गारो लोगों का सामाजिक बदलाव, समाज का बदलाव शुरू हो गया। मांसाहारी गारो लोग मुर्गा, सुअर और गौ मांस का सेवन करते हैं। मांसाहारी थे गारो लोग, वो लोग हर एक मांस चीज़ खाते थे, उनमें से मुर्गा, सुअर, गौ मांस वो लोग खाते थे। सूखी मछली और खार, खार होता है एक तरह से खट्टा चीज़, खट्टा द्रव्य पदार्थ है। सूखी मछली मतलब सूखा हुआ मछली, ठीक है। ये खार गारो लोगों का अति प्रिय भोजन है। खार और सूखी मछली उन लोगों का प्रिय खाना है। विभिन्न तरह की स्वादिष्ट सब्जियों के बावजूद गारो लोगों के भोजन की थाली में सूखी मछली और खार का व्यंजन जरूर होता। कुछ भी हो जाए, बहुत सारे वेराइटीज़ खाना भी हो जाए, स्वादिष्ट भोजन हो जाए, उनके साथ खार और सूखी मछली होना ज़रूरी है, व्यंजन जरूर होता है। गारो जनगोष्ठी के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त चर्चा। रामखरे ओबार्थे मोमिन मेघालय के वर्तमान उत्तर गारो पहाड़ी पर अवस्थित माटसक ग्रे नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में सन 1934 में रामखे ओबार्थे मोमिन का जन्म हुआ था, ठीक है। मेघालय में उनका जन्म हुआ था। वर्तमान के उत्तर गारो पहाड़ी पर अवस्थित माटसक ग्रे नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में सन 1834 में रामखे ओबार्थे मोमिन का जन्म हुआ था। रामथे ने 4 फरवरी 1863 को रेवरेंड डॉक्टर माइल्स ब्रॉन्सन के हाथों गुवाहाटी के शुल्केश्वर घाट पर ईसाई धर्म ग्रहण किया था। डॉक्टर माइल्स ब्रॉन्सन के हाथों उन्होंने गुवाहाटी के शुल्केश्वर घाट पर ईसाई धर्म को अपनाया था। इसके कुछ दिनों बाद दामरा में आकर रामखे ने एक स्कूल स्थापित कर प्राचार्य के रूप में काम करना शुरू किया और उसके कुछ दिनों के बाद वो दामरा में आकर एक स्कूल का स्थापना किया और उधर में उन्होंने प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल का काम करना शुरू किया। रामखे ओबार्थे मोमिन ने ईसाई मिशनरियों के प्रभारी मिशनरी के तौर पर भी काम किया। ईसाई मिशनरी मतलब प्रभारी का मतलब होता है इंचार्ज होना। ईसाई मिशनरी के ईसाई लोगों के पादरी के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। वर्तमान उत्तर गारो पहाड़ी पर स्थित राजा शिमला गारो आबादी वाले गांव में 40 सदस्यों को लेकर सबसे पहले एक ईसाई मिशनरी के रूप में एक गिरजाघर की स्थापना की थी। उन्होंने वर्तमान उत्तर गारो पहाड़ी पर स्थित राजा शिमला गारो आबादी वाले गांव में, राजा शिमला के गारो आबादी वाले गांव में 40 सदस्यों को लेकर 14 मेंबर्स को लेकर उन्होंने सबसे पहले एक ईसाई मिशनरी के रूप में एक गिरजाघर की स्थापना की थी। उन्होंने एक चर्च की स्थापना की थी। इसके बाद दामरा में मिशन की स्थापना की। उसके बाद दामरा में एक मिशन की भी स्थापना की और एक स्कूल भी खोला और एक मिशनरी स्कूल भी खोला उन्होंने। बाद में दामरा के स्कूल को शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी दामरा का उस स्कूल को बनाया गया। हालांकि हर दृष्टि से सुविधाजनक नहीं होने के कारण इसे ग्वालपारा में स्थानांतरित किया गया और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के लिए ये हर तरह से सुविधाजनक ना होने के कारण इसको ग्वालपारा में बाद में स्थानांतरित किया गया है। रामखे ओबार्थे मोमिन केवल मिशन और स्कूल के संस्थापक फाउंडर नहीं थे। संस्थापक मतलब फाउंडर होता है, वो सिर्फ स्कूल और मिशन के फाउंडर नहीं थे, बल्कि ग्वालपारा के तुरा नॉर्मल स्कूल में शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तुरा नॉर्मल स्कूल में उन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया है। रामखे एक शिक्षाविद, लेखक, गीतकार आदि के रूप में गारो समाज के प्रथम व्यक्ति थे। वो गारो समाज के प्रथम व्यक्ति थे जो शिक्षाविद थे, लेखक भी थे, गीतकार भी थे, गीत की रचना भी करते थे। ऐसे प्रथम व्यक्ति वो थे गारो समाज के। इसलिए वो गारो समाज के मार्गदर्शक माने जाते हैं और गारो समाज के मार्गदर्शक जिन्होंने सही रास्ता दिखाया है, सही पथ दिखाया है, ऐसे इंसान उनको माना जाता है। उनकी हस्तलिखित पुस्तक कला और संस्कृति को मेघालय सरकार ने सन 1990 में प्रकाशित किया। उन्होंने हाथ से जो लिखा हुआ कला और पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है कला संस्कृति, उनको मेघालय सरकार ने 1990 में प्रकाशित किया। उनका लिखा 45,000 शब्द वाला बांग्ला गारो शब्दकोश, मतलब बांग्ला और गारो का डिक्शनरी चिरस्मरणीय रहेगा, चिरस्मरणीय है। 45,000 शब्द है उसमें। रामखे ओबार्थे मोमिन द्वारा लिखित कविताएं हैं। 1821 में बिचिक खिड़ता, 1882 में सिमानो आर्ट्सियानी, 1883 में रिपेंग
तांखो, निक ग्रिकानी, 1884 में आको डाकानी और 5 में ड औरंग, उनके कुछ लिखित कविता है। रामखे ओबर्तो मोमिन ने 21 गीतों की रचना की। उन्होंने 21 गीत लिखा है। इन गीतों को ईसाई समुदाय के लोग, ईसाई लोग जो ईसाई ख्रिस्टन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो गिरजाघर में प्रार्थना के समय गाते हैं। गिरजाघर में प्रेयर के टाइम में वो लोग ये गीत गाते हैं। गीतों का नामकरण आस्किनी रिंगा निरांग के रूप में किया गया है। वो जो गीत है उनके नामकरण हुआ है आस्किनी रिंगा निरांग। ग्वालपारा जिले के अंतर्गत दुधनोई के दक्षिण भाग में अवस्थित निशान ग्राम गांव गारो बहुल गांव था और रामखे डब्लू मोमिन ने इस गांव को आदर्श गांव बताया था और उन्होंने इस गांव को एक श्रेष्ठतम गांव, आइडियल गांव बताया था। भारत के उत्तर पूर्व प्रांत के जनजातीय लेखकों में रामखे भी एक है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट प्रांत के लेखकों में रामखे ओबर्तो मोमिन भी एक थे। इसके अलावा रामखे एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए अच्छे काम करने वाले व्यक्ति और आर्थिक सुधारक, मतलब देश के फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे अच्छा किया जाए, ऐसे व्यक्ति थे उनके जनगोष्ठियों के। इसलिए कुछ मिशनरी ने उन्हें आधुनिक गारो समुदाय का जनक भी कहा है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न गारो कम्युनिटी। उनको फादर ऑफ मॉडर्न गारो कम्युनिटी भी कहा गया है। फिर है रेवा गिलवर्थ के मराक का जन्म 1925 में पश्चिम खासी पहाड़ और दक्षिण कामरूप जिले के सीमा पर अवस्थित रांगसापारा गांव में हुआ था। वे रेवा रामखे और सांगमा के एक लौते पुत्र थे। और रेवा रामखे उनके पिता का नाम, माता का नाम, और सांगमा उनके पिता का नाम, उनके एकमात्र पुत्र थे। 1933 में प्राथमिक शिक्षा समाप्त की। 1933 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा खत्म की। सन 1941 में उन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास करने के साथ ही उन्हें डॉक्टर विक्टर ह्यूग स्क्वाड की मदद से चेरापूंजी थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। डॉक्टर विक्टर ह्यूग स्क्वाड के मदद से उनको चेरापूंजी के थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। 1949 में LTS परीक्षा पास की। LTS एक परीक्षा होता है वो जो उन्होंने पास किया है। गिलवर्थ के मराक ने सन 1960 में लिनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज से डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन प्राप्त की और बैचलर डिग्री लिया और रिलीजियस एजुकेशन भी प्राप्त किया। बैचलर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया। गिलवर्थ के मराक ने कामरूप जिले के गोहालकोना उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन किया था। उन्होंने गोहालकोना के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक का काम किया है। अध्यापन काल के दौरान ही जोरहाट सेमिनरी के प्राचार्य डॉक्टर डुफिसा ने उन्हें पंजीयक मतलब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया। अध्यापन के समय में ही उनको जोरहाट सेमिनरी मतलब आध्यात्मिक स्कूल के प्राचार्य मतलब प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल जो होते हैं, उन्होंने डॉक्टर डुफिसा, उनका नाम था डुफिसा, उन्होंने रजिस्ट्रार का पद पर उनको नियुक्त किया, उनको रजिस्ट्रार बनाया गया। गिलवर्थ के मराक और डॉक्टर डुफिसा ने एक मत होकर लू ऑफ द सेमिनरी स्कूल का नाम बदलकर, लू ऑफ द सेमिनरी स्कूल जो नाम था उसको बदलकर थियोलॉजिकल कॉलेज रखा। उन लोगों ने लू ऑफ द सेमिनरी स्कूल नाम को बदलकर थियोलॉजिकल कॉलेज रख दिया। उस स्कूल का नाम थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक। गिलवर्थ के मराक स्विट्जरलैंड के जिनीवा के ब्लड काउंसिल ऑफ क्रिश्चियंस एजुकेशन के मुख्यालय में भारत के सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। कुछ दिन बाद उन्हें वर्ल्ड काउंसिल फॉर चर्च का सदस्य बनाया गया। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च का सदस्य मतलब मेंबर बनाया गया। पूरे विश्व का चर्च के मेंबर्स
बनाया गया। इसके सदस्य के रूप में उन्होंने दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया। इसके सदस्य होने के कारण उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों का भ्रमण किया। उन्होंने थाईलैंड के गिरजाघरों, वर्तमान के म्यांमार, हांगकांग, जापान, पाकिस्तान, मिस्र, लेबनान, एडन, इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, कोंगो, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी आदि स्थानों का भ्रमण किया। गिलबर्ट के मराक की कार्यक्षमता को देखते हुए ईसाई संगठन ने उन्हें ससम्मान रेवरेंड की उपाधि दी। रेवरेंड मतलब होता है क्रिश्चियन प्रिस्ट, ठीक है, या ईसाई के पादरी को रेवरेंड की उपाधि मिलता है, उपाधि प्रदान की। और तब से वे रेवा गिलबर्ट के मराक नाम से परिचित हुए। जब उनको रेवरेंड उपाधि मिला तब से। क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी साहित्य समाज ने सोसाइटी ऑफ इंडियन साहित्य समाज, क्रिश्चियन साहित्य समाज इंडियन के अनुरोध पर उन्हें सन 1972 में पवित्र बाइबल का फिर गारो भाषा में अनुवाद किया। और उनके अनुमति के कारण अनुरोध पर उन्होंने पवित्र बाइबल का गारो भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। रेवा गिलबर्ट के मराक केवल ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि वे सामूहिक शिक्षा के प्रति आग्रही, मतलब जो शिक्षा हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे शिक्षा के प्रति आग्रही होने के साथ साथ साहित्य, काव्य आदि के क्षेत्रों में भी अपने योगदान किया था। साहित्य, काव्य रचना में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। उनकी कविताओं का नामकरण इस प्रकार किया गया है, अंग, गिसिक, फू, अनिंग, बिदल। उनकी कविता का नामकरण ऐसे किया गया है। और बिदल तथा उनके निबंधों में गारो हिल्स, द अदर डेजर्ट प्रमुख था। सन 1907 में मेघालय के पश्चिम गारो पहाड़ जिले के प्रमुख नगर तुरा में रेवा गिलबर्ट के मराक ने अपनी इहोलीला समाप्त की। उनका देहावसान उस जगह पर हुआ। फिर है सोनाराम रंगरग्रे सांगमा। सोनाराम रंगरग्रे सांगमा का जन्म उत्तर पूर्व गारो पहाड़ और ग्वालपारा जिले के सीमा पर अवस्थित नासीरंगदिक नामक गांव में सन 1866 में हुआ था। उनके पिता का नाम खंगाबिल मोमिन और माता का नाम साम्रे रंगरग्रे सांगमा था। निशान ग्राम के प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तुरा मिशन स्कूल में 6वीं तक की पढ़ाई की। उन्होंने मिशनरी प्राथमिक शिक्षा निशान ग्राम में ख़त्म किया और उसके बाद उनको तुरा मिशन स्कूल में 6वीं कक्षा तक पढ़ाई करनी पड़ी। उस समय गारो पहाड़ पर 6वीं कक्षा से ऊपर की कक्षा का विद्यालय अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय कहीं नहीं था। गारो पहाड़ में उस समय 6 क्लास के बाद के उच्च क्लास के लिए 7 से लेके कोई भी शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, विद्यालय भी नहीं था। अतः सोनाराम की शिक्षा 6वीं कक्षा के बाद समाप्त हो गई और अतः उनका पढ़ाई क्लास 6 के बाद ख़त्म हो गया। वे साहसी, आत्मविश्वासी को खुद साहसी थे, आत्मविश्वासी, खुद के ऊपर भरोसा रखने वाले इंसान थे, परोपकारी, दूसरों के उपकार करते थे और सभी से प्रेम स्नेह रखने वाले व्यक्ति थे। वो सभी से प्रेम स्नेह से बात करते थे और उन सभी के लिए उनके मन में प्रेम और स्नेह था। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा गुण था दूसरों के निंदनीय बातों को महत्व ना देना। वो दूसरों के निंदनीय बातें, दूसरे जो खराब बातें करते हैं उनको ना सुनना उनका सबसे बड़ा महत्व था। और वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बात करते थे, वो अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करते थे। सोनाराम ने हमेशा अत्याचार और उत्पीड़न का विरोध किया और उन्हें समूल जड़ से मिटाने के लिए कोशिश भी किया। अन्याय अत्याचार को जड़ से मिटाने का कोशिश भी उन्होंने जी तोड़ किया। उस पर ब्रिटिश सरकार जनता से बिना मजदूरी दिए काम करवाती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार जो थे वो मजदूर को बिना वेतन दिए, बिना मजदूरी दिए काम करवाते थे। इसके अलावा पहाड़ों के पेड़ पौधे के संरक्षण के नाम पर गारो पहाड़ पर रहे गारो लोगों की जूम खेती पर रोक लगा दी थी, ठीक है। और पेड़ पौधों के संरक्षण मतलब हिफाजत के लिए हिफाजत के नाम पर, पेड़ पौधों को हिफाजत करने के नाम पर उन लोगों ने जूम खेती को ख़त्म कर दिया था, रोक लगा दी थी, उनको बंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार की इन कठोर नीतियों को वे बर्दाश्त
नहीं कर पाए और ब्रिटिश सरकार की इन कठोर नीतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए तथा उन्होंने सरकार का विरोध किया था और उन्होंने सरकार का विरोध भी किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से श्रम के विनिमय में गांव के लोगों को पारिश्रमिक देने और संरक्षित वनांचल हटा लेने की मांग की थी। उन्होंने श्रम के विनिमय में पारिश्रमिक मतलब मजदूरी जो होता है वो पैसा देने के लिए बोला है और संरक्षित जो वनांचल को ख़त्म करने की बात उठाकर उन लोगों ने जूम चार्ज को बंद कर दिया, उसको हटा लेने की मांग की थी। 21 अगस्त 1916 इंग को उनका निधन हो गया। 21 अगस्त 1916 को उनका देहांत हुआ था। हावर्ड डेनिसन मोमिन, हावर्ड डेनिसन मोमिन को आधुनिक गारो साहित्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न गारो कल्चर का जनक कहा जाता है, गारो साहित्य का जनक कहा जाता है उनको, कल्चर नहीं लिटरेरी का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले आचिक्कू रंग अर्थात गारो मनोहर मात मतलब गारो लोगों की बात व गारो लोगों की आवाज़ इधर में लिखा हुआ है और ये असमिस में लिखा हुआ है गारो मनोहर मात मतलब मानुषर कथा, बंगाली में बोल रहा हूँ, ठीक है। गारो लोगों की बात नामक गारो भाषा की एक पत्रिका का प्रकाशन किया है। नामक गारो भाषा की एक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया है। प्रारंभ में अध्यापन ही उनकी आजीविका का मूल साधन था। प्रारंभ में उनके जीवन के शुरुआती दौर पर पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद वो अध्यापन करते थे, मतलब शिक्षक का काम करते थे। लेकिन कालांतर में वे सामाजिक कार्यों से व्यस्त हो गए और कालांतर में समय के बीतने के कारण वो सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गए, समाज के उन्नति के काम में वो व्यस्त हो गए। 20 फरवरी 1913 इंग को मेघालय के छोटे से शहर तुरा में हावर्ड डेनिसन का जन्म हुआ था। हावर्ड डेनिसन का जन्म 20 फरवरी 1913 को मेघालय में तुरा में हुआ था। उनके पिता जावांग डी मोराक पढ़ने के लिए अमेरिका जाने वाले गारो संप्रदाय के प्रथम व्यक्ति थे। उनके पिता पढ़ने के लिए अमेरिका जाने वाले गारो संप्रदाय के प्रथम व्यक्ति थे, जावांग डी मोराक। जावांग डी मोराक ने सन 1905 से सन 1911 तक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डेनिसन स्कूल में शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डेनिसन स्कूल में शिक्षा हासिल किया था 1905 से 1911 तक। उसी की स्मृति में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम हावर्ड डेनिसन डब्ल्यू मोमिन रखा था और उसी स्मृति में उन्होंने अपने बेटे का नाम हावर्ड डेनिसन डब्ल्यू मोमिन रखा था, ठीक है, क्योंकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सामने वो जाके पढ़ाई करते थे अमेरिका के, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम, उनके बड़े बेटे का नाम, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े बेटे का नाम हावर्ड डेनिसन डब्ल्यू मोमिन रखा था। इसका अर्थ है शिक्षा और धर्म की उत्पत्ति। इसका मतलब होता है गारो में कि शिक्षा और धर्म की उत्पत्ति, जहाँ पे उत्पत्ति होता है। हावर्ड डेनिसन डब्ल्यू मोमिन ने कलकत्ता में पढ़ाई करते समय अपना नाम बदलकर हावर्ड डेनिसन मोमिन रख लिया और कलकत्ता में पढ़ते समय उन्होंने अपना नाम बदलकर हावर्ड डेनिसन मोमिन रखा। 9 वर्ष की उम्र में कलकत्ता के सेंट जेम्स इंग्लिश स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। 9 वर्ष की उम्र में उनको सेंट जेम्स इंग्लिश स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। इस स्कूल में पढ़ते समय उनके द्वारा बनाया गया एक चित्र लंदन में, और स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसको लंदन में आयोजित किया गया 11वीं कॉमनवेल्थ प्रदर्शनी में भेजा गया था और हावर्ड डेनिसन ने सम्मानजनक पुरस्कार प्राप्त किया था और जिसके बदले में उनको सम्मानजनक पुरस्कार भी मिला। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से सन 1934 में स्नातक की डिग्री हासिल की, उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1936 में अंग्रेजी साहित्य के स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और 1936 में अंग्रेजी के साहित्य में एमए भी किया है, अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल किया। हावर्ड डेनिसन मोमिन अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के वाले गारो संप्रदाय के प्रथम व्यक्ति थे। अंग्रेजी में ग्रेजुएशन करने वाले वो एमए करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। हावर्ड डेनिसन मोमिन को तुरा के प्रशासन विभाग में विचारक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। तुरा प्रशासन विभाग में विचारक मतलब मजिस्ट्रेट में नियुक्ति दी गई थी। सन 1940 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता नियुक्त हुए, अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त किया गया उनको। कॉटन कॉलेज में कार्य करते समय कुछ गारो छात्र छात्राओं के सहयोग से उन्होंने
आचिक खुरांग नामक पत्रिका का, और छात्री के सहयोगिता में उन्होंने आचिक खुरांग नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उनकी लिखी कविताओं में 1941 में गारो मत बोल, तोमालोई मनोत परिबो, तुम्हारी याद आती है, चातों की चिड़िया का गीत, जुगनू, महिला और तंबाकू, नववर्ष, ठीक है, इन सब कविता का लेख उन्होंने लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय शरणार्थियों की मदद के लिए वे मणिपुर गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो मणिपुर गए थे। जो सेकेंड वर्ल्ड में आए बाहर लोगों, जो लोग तकलीफ में जूझ रहे थे, ऐसे शरणार्थियों को मदद करने के लिए वो मणिपुर गए थे। 22 फरवरी 1990 को तुरा शहर में, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था, उस जगह में 77वीं पुण्यतिथि, उनके जन्म के 77वीं जन्मतिथि पर हावर्ड डेनिसन मोमिन को ससम्मान देते हुए का चलेंग खा छलांग प्रदान किया गया। खा छलांग उनका कुछ उपाधि होगा, ससम्मान देने के लिए उनको ये सब प्रदान किया गया। ये था आपका आज का पाठ। अगर कोई किसी जगह पे कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। धन्यवाद।